अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नाइन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ियाना अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एनर्जी चेंज एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है इसकी बीच जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे इस एनर्जी से मुराद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मान लो हमारे पास एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पे इस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, उसकी ख़ास एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ? चेंज कर दूँ, या यहाँ पे मान लो ये जो सॉलिड है, इसके ये सॉलिड पार्टिकल जो है इसको मैं क्या करता हूँ? हीट देता हूँ। हीट देने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सॉलिड पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंट होगी। यानी जब हमने एनर्जी इसको दे दी, ये जो पार्टिकल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इन्होंने इस एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है, इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स था वो थोड़ा वीक हुआ, यानी इसमें स्पेस ज़्यादा आया। स्पेस ज़्यादा आया, इसी वजह से इसने फेज़ भी चेंज किया, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ पे चली गई? यानी ये मॉलिक्यूल जो है या जो पार्टिकल है इसने स्टोर किया वही एनर्जी। अब ये जो स्टोर एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी या यही स्टोर एनर्जी वापस आप जब रिलीज़ करेंगे तो ये फेस चेंज जो है फिर अकर हो जाएगा, यानी लिक्विड से ये फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप डिक्रीज़ करेंगे। यानी इसकी जो स्टोर एनर्जी है उसको आप रिलीज़ करेंगे, तब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हम वाटर, जो लिक्विड वाटर है, वो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख के उसकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। अब फ्रिज क्या करता है? उस पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। जब वो रिलीज़ करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, तब ये सॉलिड में कन्वर्ट, यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, एनर्जी चेंज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? एनर्जी चेंज होता जा रहा है। लेकिन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कम ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करती हैं, इधर उधर नहीं घूम सकती। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में देख ले, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड से। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज होती हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है या एनर्जी चेंज जो है ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल के बीच ज़्यादा हो, क्या हो? पार्टिकल के बीच ज़्यादा हो, तब एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा वो भी कम होगा। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि एनर्जी सी मीन्स चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एनर्जी चेंज ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक, एनर्जी चेंज कम। इसके अलावा एक और पॉइंट कि जब फ्यूजन हो या मेल्टिंग हो, यानी हमारे पास मान लो क्या है, एक सॉलिड है। ये सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये क्या है? सॉलिड है। ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। अब इस टाइम जो एनर्जी चेंज आता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक नहीं होता, वो सिर्फ वीक हो जाता है, या इसके बीच जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या देते हैं? हीट देते हैं। ये कोई सॉलिड है, मान लो आइस है, वाटर है, इसको हमने हीट दिया। ये कुछ देर बाद मेल्ट हुआ, सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में।
अब लिक्विड में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसमें डिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा या यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक हम नहीं करते, वो सिर्फ हम वीक करते हैं ताकि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एनर्जी चेंज फिर भी आया और ये एनर्जी चेंज जो है ये फिर भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती ही कम एनर्जी लगेगी, यानी एनर्जी चेंज कम होगा। अब यहाँ पे इसने ये वाली एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर दी, तब यहाँ पे ये बॉन्ड वीक हुआ, इसके बीच क्या आया, डिस्टेंस आया। इसने मान लो एनर्जी स्टोर किया हुआ है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पर अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पे वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड को हम अगेन क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट या ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। गैस की सूरत में, अगर गैस में आप लोगों को याद हो, यहाँ पे गैस के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन ना होने के बराबर है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, मीन्स कि यहाँ पे हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग गई। यानी बॉन्ड या जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग गई। ज़्यादा एनर्जी लग गई मीन्स कि एनर्जी चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे वेपोराइजेशन में, यानी जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तब। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब सॉलिड मेल्ट होता है तब एनर्जी या एनर्जी चेंज जो है वो कम होता है या एनर्जी कम लगती है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप ये वाला साइन लगा सकते हैं, डेल्टा एच FUS। यहाँ पे जब आप साइन लगाएंगे डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज या हीट चेंज जो होता है वेपोराइजेशन में, VAP ये साइन लगा सकते हैं। तो जब मेल्टिंग होता है यानी डेल्टा एच FUS लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन से। यानी अगर एक चीज़ आपने लिया, एक सब्सटेंस है, एक ही मैटर है, उसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जब कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, वो कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी या एनर्जी चेंज ज़्यादा आएगा। राइट, ये बात क्लियर हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट कि जब पोलर कंपाउंड हो या पोलर मैटर हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। किस चीज़ से? नॉन पोलर से। अब पोलर किस कंपाउंड को कहते हैं? वो कंपाउंड जिसमें पोल क्रिएट हो जाए। पोल किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर सब लोगों ने देखा है कि इसमें एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे पोल्स क्यों आते हैं? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इसलिए आती हैं क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन के करीब आ जाते हैं, खींच लेता है ज़बरदस्ती से। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पोल क्रिएट हुए, तो यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का,
वो इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच, क्योंकि यहाँ पे पोल है। तो पोलर मॉलिक्यूल या पोलर मैटर या पोलर सब्सटेंस जो है उसकी जो एनर्जी चेंज है या यहाँ पे जो एनर्जी लगती है जब आप सॉलिड से कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं गैसेस में, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मींस की एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर नॉन पोलर है तो उसमें वीक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो वो वीक फोर्स हैं, वहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगी वो कम होगी। जैसे हमारे कोर्स में दिया हुआ है एक H2O दिया हुआ है, H2O। अब H2O जो है ये क्या है, पोलर कंपाउंड है। इसका अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन देख ले, यानी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन देख ले, या इस तरह कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है, जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती हैं वो किलो जूल पर मोल लगती है, यानी 1 मोल H2O होता है और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती हैं वो है 6.02 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा अमोनिया जो है, एक दूसरा कंपाउंड दिया है अमोनिया NH3, ये भी पोलर कंपाउंड है। NH3 क्या है, पोलर कंपाउंड है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचकर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो ये पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे जब ये सॉलिड स्टेट में हो, ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, लिक्विड अमोनिया में, ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है या एनर्जी चेंज जो आता है वो है 5.65, वही किलो जूल पर मोल में, ये मैं यूनिट नहीं लिखता, किलो जूल पर मोल लगते हैं, यानी ये 1 मोल हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, पोलर है। पर यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी चेंज में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अमोनिया से स्ट्रांग है। पर अगर अमोनिया हम कंपेयर करें नॉन पोलर कंपाउंड से, जैसे हमें दिया हुआ है हेलोजेंस ग्रुप, हेलोजेंस जो आपस में बांड बना के, यानी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वगैरह जो है, इसके बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। पर आयोडीन क्या है, आयोडीन यानी एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोल क्रिएट नहीं होंगे, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। इसी तरह Br2 जो है, Cl2 जो है, F2 जो है, ये सारे क्या है, नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर है तो इसकी जो एनर्जी चेंज है वो भी कम होगी, उसकी वैल्यू भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस हुआ, एक पॉइंट मिस हुआ। यहाँ पे जब हम ये लिक्विड कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, गैसियस H2O में कन्वर्ट करते हैं, तब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी या एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा। कितना होगा, 40.7 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे आप लोग कंपेयर करें एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी चेंज यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे, एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे लग गई या यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि एक ही कंपाउंड जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एनर्जी कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम सिर्फ बॉन्ड वीक होते हैं, ब्रेक नहीं होते। जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसी वजह से एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसी तरह अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे जो एनर्जी लगती हैं वो 23.35 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे यूनिट में नहीं लिखता, टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं नॉन पोलर की तरफ। जो हमारे पास हेलोजेन ग्रुप है, इसका एक ऑर्डर हमारे कोर्स में मौजूद है। सबसे पहले आयोडीन दिया हुआ है, इसका
हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 20 to 7 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा ब्रोमीन है। इसके बाद क्या है, ये एक आर्डर में लिखा हुआ है कि पहले आयोडीन की ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है ये बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके बाद क्या है, ब्रोमीन है। इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये जो एनर्जी चेंज है वो है 15.43। इसके बाद है क्लोरीन, इसकी है 10.21 और इसके बाद है F2, इसकी है 3.26, राइट। अब यहाँ पे इनमें से कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस है, लेकिन यहाँ पे इसको किसी टेम्परेचर के ऊपर पहले सॉलिड में कन्वर्ट किया, सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद ये लिक्विड, अब लिक्विड से जब गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हम बात करते हैं, तो ये है 20.27 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा 15.43 किलो जूल पर मोल और 10 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इसकी आयोडीन की क्यों ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो वीक है, पर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है वो इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल इजीली क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता ना हो तो आप लोगों ने इस चैप्टर में एक वीडियो देखनी है लंदन फोर्स की। लंदन फोर्स की वीडियो आप लोग देख ले तो तब आप लोगों को इंड्यूस्ड डाइपोल और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा है, आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा है। यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो इजीली क्रिएट हो जाते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल जब इजीली क्रिएट हो जाते हैं तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जल्दी क्रिएट हो जाता है और स्ट्रांग भी होता है। यहाँ पे फ्लोरीन की केस में अगर हम देख ले, इसका साइज़ बहुत स्मॉल है। जैसे ही ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करता है फ़ौरन वो फिर अगेन डिस्टर्ब हो जाता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो यहाँ पे इस स्मॉल साइज़ होने की वजह से और यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज लगता है इसकी वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल बहुत कम क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से इसमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है फ्लोरीन के बीच वो बहुत वीक है। इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी चेंज जो है या एनर्जी जो लगती हैं जब हम ये लिक्विड से गैस स्टेट में तब्दील करेंगे तो कम एनर्जी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।